हाँ जी दोस्तों, तो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जैसे महान चैप्टर के अंदर के हम दो पार्ट कवर कर चुके हैं। दो पार्ट में पहले पार्ट में हमने पूरा का पूरा डिमांड कवर किया जो कि काफी लेंथीएस्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट जो हमने रिसेंटली कवर किया है वो है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नाउ थर्ड पार्ट जो आता है आपका वो आता है सप्लाई। अब मैं अगर इसकी कंपैरेटिबिलिटी करूं, थोड़ी सी मतलब कंपैरिजन करने की कोशिश करूं, तो जो आपने चैप्टर 1 किया मतलब यूनिट 1 किया वो काफी ज्यादा टेक्निकल था, काफी अच्छी बातें थी। यूनिट 2 किया ये भी काफी हद तक टेक्निकल था और काफी अच्छी अच्छी बातें थी। और कंपैरेटिवली यूनिट 3 जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है, काफी ज्यादा आसान है। फिर इसके अंदर दिक्कत कहां है, ध्यान क्या रखना है, तो सर कई सारे इसके अंदर बीच बीच की छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब मोटा मोटा अगर मैं कहूं कि सर सप्लाई के बारे में बताओ तो आप बता दोगे सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से मूवमेंट होता है, किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होता है, बेसिक आप सारा बता दोगे। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वही बता दोगे। लेकिन कई चीजें जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर कई सारे ऐसी चीजें जिसका दूसरा नाम है वो पता होना चाहिए, या कुछ एक आधा टेक्निकल वर्ड यूज कर लिए गए हैं जो जनरली आपके जो एमसीक्यू फ्रेम होंगे उसके अंदर वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो सिंपल है वो तो पूछे जाएंगे और वो आप कर लोगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जो इस टाइप के सिनोनिम्स है जो कि आपको लाइन टू लाइन पढ़ के पता लगता है वो तभी पता लगेगा जब आप इस मॉड्यूल को पूरा का पूरा पढ़ोगे। एटलीस्ट एक रीडिंग जब तक नहीं लगाओगे, ऑल्दो इसकी रिवीजन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इनिशियल पढ़ाई के लिए एक बार पूरी रीडिंग जरूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे टर्म्स है, कई सारे ऐसे सिनोनिम्स है, कई सारे ऐसे हैं जिसको कि दूसरे नाम से जाना जाता है। तो वो जो सेकंड नेम है किसी भी चीज का, वो सेकंड नेम पता होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे वही सेकंड नेम पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। ज्यादा मतलब मैं कह रहा हूं टफ नहीं है, सिंपल है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस इससे भी फ्रेम होते हैं। और आप देखोगे जब हम इसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो यहां से भी काफी सारे क्वेश्चंस उठ के आए हुए हैं। ठीक है सर। चलिए तो ये छोटा सा यूनिट है हमारा, 5 छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ही खत्म हो जाएगा। पहला पार्ट ये हमारा यही वाला है, इसके साथ साथ ऐसे छोटे छोटे 4 पार्ट्स और होंगे, तब जाके हमारा ये यूनिट जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। कंपैरेटिवली छोटा भी है, कंपैरेटिवली इजी भी है, लेकिन छोड़ के कुछ नहीं चलना। चलिए सर, क्या है सप्लाई के बारे में, तो आप एक चीज और अपने दिमाग में ध्यान में रखो कि जो भी चीजें आपने डिमांड में पढ़ी है, जितनी चीजें भी आपने डिमांड में पढ़ी हैं वही सारी चीजें मोटी मोटी यहां चलेंगी, और उसका जस्ट अपोजिट करते हुए आपको पढ़ना है। जस्ट अपोजिट करते हुए पढ़ोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि है ही अपोजिट। डिमांड जो होता है जो कि बायर के प्रोस्पेक्ट से होता है, वैसे ही सप्लाई जो होता है वो सेलर के प्रोस्पेक्ट से होता है। तो जितनी चीजें बायर सोचता है उसी का जस्ट अपोजिट जो है हमारा वो सेलर सोचता है, और जहां पे ये दोनों मिल जाते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम का पोजीशन आ जाती है, जिसको हम कहते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम। एट द लास्ट हम उसको भी देखेंगे। तो जस्ट आपको अपोजिट सोच के चलोगे, आपको इजीली सारा कुछ समझ में आ जाएगा। कोई सारी चीजें नहीं है, जैसी चीजें हमने डिमांड में पढ़ी थी सेम सीक्वेंस में वही सारी चीजें आप सप्लाई में पढ़ने वाले हो। शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, इन अ मार्केट इकोनॉमी सेलर फॉर अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूट द सप्लाई साइड। ऑब्वियसली बात है, जैसे कि आपका जब हम परचेज करने की बात करते हैं तो उस केस में हमारा बायर होता है, वैसे सप्लाई साइड की बात करें तो हमारे सेलर्स होते हैं। एज द टर्म डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज that the consumers are willing and able to purchase at various price during a given period of time. The term supply refers to the amount of goods and services that a producer are willing and able to offer. अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत अच्छी क्लैरिटी है कि भाई साहब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी सेलर हैं वो उसको प्रोड्यूस करने के लिए और उसको ऑफर करने के लिए तैयार हैं, उसके काबिल हैं। ये नहीं कह रहा है कि उसको बेचेंगे। मतलब क्या हुआ कि आप कभी भी सप्लाई इक्वल टू सेल ना समझे। सप्लाई का मतलब सेल नहीं होता, सप्लाई का मतलब सेल नहीं होता है। सप्लाई का मतलब होता है कि कोई भी अगर सेलर उसको बनाने के लिए तैयार है, उसको बेचने के लिए तैयार है, तो वो सप्लाई है। ठीक है। सेल होगा नहीं भी होगा, स्टॉक बचा रह जाएगा, वो फर्दर सिनेरियो होंगे, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपने उसको तैयार कर लिया और आप तैयार करने के लिए इच्छुक हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो सप्लाई के अंदर काउंट हो जाता है। सेल नहीं भी होगा तब भी वो सप्लाई का ही पार्ट रहेगा। लेट से किसी ने 1 लाख यूनिट बनाया है, उसमें 80,000 यूनिट उसका बिक गया, तो आप सप्लाई कितना मानोगे? सप्लाई आप 1 लाख यूनिट मानोगे जो वो बना के मार्केट में उसने उतार दिया उसने। ठीक है सर। चलिए, तो द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जस्ट अपोजिट है कि भाई साहब वहां खरीदने की बात हो रही थी, यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी अगर प्रोड्यूस करने के लिए और मार्केट में ऑफर करने के लिए तैयार है किसी एक निर्धारित प्राइस के ऊपर और किसी एक निर्धारित समय के ऊपर, तो वो आपका सप्लाई कहलाता है। ये डेफिनेशन थी इसकी, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो क्या है इसके अंदर से, कि सप्लाई रेफर्स टू व्हाट अ फर्म ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट, नॉट नेसेसरली टू व्हाट दे सक्सीड इन सेलिंग। मतलब व्हाट इज ऑफर में नॉट गेट सोल्ड, मतलब हो सकता है कि जो भी उसने मार्केट में ऑफर किया वो ना बिके,
प्राइस महंगा था, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वट एवर इज द रीजन कि वो ना बिके। लेकिन हमें देखना है कि फर्म ने क्या ऑफर फॉर सेल रखा, मतलब कितना वो बना के मार्केट में उतार पाए। जो भी वो बना के मार्केट में उतार पाएंगे वो आपका सप्लाई कहलाता है। हमें ध्यान नहीं देना कि वो बिक रहा है या नहीं बिक रहा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसके अंदर कि सप्लाई इज अ फ्लो। ऑब्वियसली बात है कि सप्लाई कोई एक दिन की बात नहीं है, एक महीने की बात नहीं है। सप्लाई इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी। सप्लाई जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है, एक फ्लो के अंदर चलता रहता है। सप्लाई आप एक दिन का भी निकाल सकते हो, एक हफ्ते का भी निकाल सकते हो, एक साल का भी निकाल सकते हो। तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं कि सप्लाई इज अ फ्लो। द क्वांटिटी सप्लाइड इज सो मच पर यूनिट ऑफ टाइम, पर डे, पर वीक और पर ईयर। तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी एक फ्लो में चलता रहता है, आप किसी भी तरीके से उसको मेजर कर सकते हो। चलिए सर, तो बेसिक आपको पता लगा सप्लाई क्या होती है, सप्लाई की मीनिंग देखा और सप्लाई के अंदर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो सप्लाई के ऊपर अप्लाई होते हैं वो आपने समझा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो आता है डिटर्मिनेंट्स। ऐसे ही हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था किसमें, डिमांड में भी, अगर आपको याद हो। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है कि जिनसे फर्क पड़ता है सप्लाई को। जैसे हमने डिमांड में देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिससे कि हमारा सप्लाई अफेक्ट होता है। वहां हमने देखा था डिमांड अफेक्ट होता है, यहां हम देखेंगे सप्लाई अफेक्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि भाई साहब डिटर्मिनेंट की जैसी बात आएगी, सबसे जो मूलभूत एक डिटर्मिनेंट है वो क्या है आपका, प्राइस। मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है सप्लाई को अफेक्ट करने के ऊपर वो होता है प्राइस। डिमांड में भी हमने देखा था कि भाई साहब पैसों की झड़प है सारी की सारी। अगर प्राइस सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड घट जाएगी। वही चीज सप्लाई के अंदर है कि यहाँ पे भी जो मेन मुद्दा है वो पैसों का ही है। लेकिन इसके अलावा प्राइस के साथ साथ कई सारे अदर फैक्टर्स भी हैं, कई सारे अदर डिटर्मिनेंट्स भी हैं, जैसे कि हमारे डिमांड में भी थे। तो उनको भी अपने को देख के चलना है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है सप्लाई के केस में वो प्राइस ही है। डिमांड के केस में ऑल्दो प्राइस के साथ साथ और चीजें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, बट सप्लाई के केस में रियलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस प्राइस ही फैक्टर है। बाकी फैक्टर कहने को है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते रियल मार्केट के अंदर। ठीक है सर, चलिए समझते हैं फटाफट से क्या क्या इसके डिटर्मिनेंट्स है। तो वही चीज कह रहा है, ऑल्दो प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग दी willingness and desire to part with commodities, there are many other factors which determine the supply of a product or a services. These are discussed below। कह रहा भाई साहब प्राइस तो है ही है, कोई शक नहीं है उसके ऊपर, लेकिन उसके अलावा और भी है, इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका प्राइस का ही। सबसे पहला पॉइंट है प्राइस का ही। तो बताओ सप्लाई के केस में क्या होगा, प्राइस का क्या रोल है। अगर किसी भी गुड्स की कमोडिटी की प्राइस अगर ज्यादा होगी तो सप्लाई आप ज्यादा करोगे या कम करोगे, ऑब्वियसली बात है ज्यादा करेंगे। मतलब ये नेचुरल सी चीज है कि किसी भी सप्लायर को कहा जाएगा कि भाई साहब आपकी कमोडिटी जो है वो मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो आप बोलोगे चलो जी और बनाते हैं, और बना के बेचेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि जैसे जैसे उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी आप ज्यादा बेचना चाहोगे। क्यों, क्योंकि वो महंगा हो गया है, तो ज्यादा बेचोगे तो आपका ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा। जब प्राइस अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो आप में उत्साह बढ़ेगी कि भाई साहब इसको ज्यादा बना के बेचो, ज्यादा कमाएंगे। और वही अगर प्राइस घट जाएगा तो ऑब्वियसली बात बोलोगे अरे रहने दो यार, मार्जिन तो है नहीं, क्या बनाना। तो आप बिल्कुल काम चलाने के लिए बनाओगे, हो सकता है आगे चल के बनाना भी बंद कर दो। तो सप्लाई का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जबकि हमने डिमांड में देखा था कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सप्लाई की इसमें प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर प्राइस गुड्स की बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस घटेगी तो सप्लाई भी घटेगा। तो वही चीज कह रहे हैं, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द हायर the relative price of a goods, the greater the quantity of it that will be supplied. This is because goods and services are produced by a firm in order to earn profit and ceteris paribus। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट्स राइज इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइज। ऑब्वियस बात है कि वैसे ही प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। क्यों ऐसा सर, क्योंकि जो उसकी कॉस्टिंग थी वो तो उतनी ही रहेगी ना। लेट्स से कोई प्रोडक्ट आप 10 रुपए का बनाते थे और उसको आप 15 रुपए का बेचते थे, अब अगर उसकी प्राइस 15 से 20 हो गई तो क्या वो 10 से महंगा बनने लगेगा। हो सकता है कुछ फर्क पड़े, लेकिन बहुत रेयर ही कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब पहले जो मार्जिन 5 रुपए का था वो मार्जिन अब 10 रुपए का हो गया है। तो जब आपको मार्जिन ज्यादा दिखेगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा बेचने को तैयार हो जाओगे। और वही इसका उल्टा होता है कि अगर आपको कम दिखेगा तो आप वहां पे कम बेचना चाहते हो या फिर ना ही बेचना चाहो, आप स्विच कर जाओ किसी और प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसमें कि प्राइस का मार्जिन ज्यादा हो, जिसमें कि प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा हो। ठीक है, तो वही चीज लिखी है यहाँ पे, आपको इसको ध्यान रखना है कि ये लैटिन टर्म जो है इसका मतलब क्या है, सेटरिस पेरिबस का मतलब होता है प्रॉफिट राइजेस इफ द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट राइजेस। ठीक है सर, दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा डिटरमिनेंट से आपका प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हुआ कि अगर दूसरे प्रोडक्ट जो भी आपके रिलेटेड गुड्स हैं अगर उनका प्राइस लेट से बढ़ जाएगा तो उस केस में क्या होगा। तो इसमें कहा जाता है कि भाई साहब अगर दूसरा रिलेटेड प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हर एक इंसान उसको बनाने चला जाएगा। ठीक है ना, मतलब अगर बात करूं कि दो प्रोडक्ट है, एक एक्स है एक वाई है, अगर वाई का प्राइस बढ़ जाएगा तो एक्स की सप्लाई घट जाएगी।
अगर y का प्राइस बढ़ जाएगा तो x की सप्लाई घट जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर अगर y का प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग x बनाते थे वो x को छोड़ के वो कहेंगे हम भी y बनाएंगे यार, y महंगा बिक रहा है, y में प्रॉफिट ज्यादा है तो क्यों x बनाए। तो ऑब्वियस सी बात है x की सप्लाई जो होगी वो मार्केट में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये रूल होता है रिलेटेड गुड्स के साथ। चलिए सर, इफ द प्राइजेस ऑफ द अदर गुड्स राइजेस, अदर गुड्स के अगर प्राइस बढ़ेंगे, दे बिकम रिलेटिवली मोर प्रॉफिटेबल टू दी फर्म टू प्रोड्यूस एंड सेल देन द गुड इन क्वेश्चन। ऑब्वियस बात है कि जो भी वो गुड्स बेचते थे उसके मुकाबले वो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा अगर अदर रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाते हैं तो। इट इंप्लाइज दैट इफ द प्राइस ऑफ वाई राइजेस द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स विल फॉल। मतलब अगर वाई जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत अगर बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो भी सप्लाई होती थी एक्स की वो आपकी फॉल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस द फार्मर में शिफ्ट देयर लैंड टू व्हीट प्रोडक्शन अवे फ्रॉम कॉर्न सोयाबीन। मतलब कि एक फार्मर है वो पहले अपनी लैंड के ऊपर कॉर्न वगैरह की फसल उगाते थे, सोयाबीन वगैरह की फार्मिंग करते थे, और अगर उन्हें पता लगा कि भाई साहब व्हीट की कीमत बढ़ गई है तो बोलेंगे छोड़ो छोड़ो इसमें क्यों डील करना, हम भी अब व्हीट की ही फार्मिंग करेंगे। रीजन भी क्योंकि वहां की प्राइसिंग बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से सप्लाई डील करता है। तो आपको सबका रिलेशन समझना है, प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप था, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स के साथ आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाएंगे तो आपका जो कमोडिटी होगा उसकी जो सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आता है प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ कि सर जी जिस भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आप यूज करते हो, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए आप जो भी विधि का प्रयोग करते हो, जो भी आप यूज करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, मशीनरी यूज करते हो या कोई और तरीका लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, कोई भी टेक्निक से आप प्रोडक्शन करते हो, अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा सर जी? अगर आप जिस भी तरीके से प्रोडक्शन करते हो अगर उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। सही है। अगर आपका पहले कोई सामान बनाने में लेट से पूरा खर्चा आता था 50 रुपए का और उसके अंदर आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था उसके अंदर यूज होने का खर्चा लेट से आता था 30 रुपए का, अब अगर ये 30 वाला 40 हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल कॉस्टिंग आपकी 60 हो जाएगी। बेचने की कीमत लेट से 75 थी तो पहले आपको 25 रुपए का फायदा होता था, अभी भी वो 75 ही रहेगा क्योंकि आप प्राइस तो बढ़ा नहीं पाओगे, तो आपको 15 रुपए का फायदा होगा। तो कुल मिलाकर आप ये कहते हो कि अगर आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ जाती है तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है, और ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट जो होगा वो कम हो जाएगा, और प्रॉफिट अगर कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप स्विच कर लोगे। स्विच करने का मतलब कि आप दूसरे प्रोडक्ट में चले जाओगे और उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो सीधा रूल क्या है यहाँ पे कि अगर प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ेगा तो उस केस में सप्लाई आपकी घट जाएगी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर प्राइसेस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है घट गई, मतलब जिस तरीके से भी आप प्रोडक्शन करते थे वो उसमें अगर गिरावट आ गई है, उसकी कॉस्टिंग अगर कम लगती है तो ऑब्वियसली बात है अब आप सप्लाई मार्केट में ज्यादा करोगे। तो सप्लाई के साथ इसका भी कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप है। Cost of production is a significant factor that affects supply. A rise in the price of a particular factor of production will cause the increase in the cost of making those goods that use a great deal of that factor than its cost of production. Those that are used relatively small amount of the factor. मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अगर सपोज करो किसी फैक्टर प्रोडक्शन की कीमत बढ़ी है, ठीक है ना, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो फैक्टर प्रोडक्शन किसको अफेक्ट कर रहा है। जिसको ज्यादा अफेक्ट करेगा उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। अब अगर कोई ऐसी चीज है जिसको अफेक्ट ही नहीं करेगा तो उसकी सप्लाई में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देखो बहुत अच्छा है, कह रहा है कि राइज इन द कॉस्ट ऑफ लैंड की कीमत बढ़ गई विल हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड वेरी स्मॉल इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑटोमोबाइल्स। मतलब कि अगर लैंड की कीमत बढ़ेगी तो इससे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? जो व्हीट की प्रोडक्शन करते थे उसको ज्यादा फर्क पड़ेगा कंपैरेटिवली कि अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करूं तो भाई साहब अगर लैंड की कीमत बढ़ेगी, दिस इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इस फैक्टर प्रोडक्शन की कीमत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन जो व्हीट की होती थी वो बिल्कुल फॉल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो सप्लाई होगा व्हीट का वो फॉल हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स का भी हो सकता है फॉल हो, लेकिन कंपैरेटिवली कम फॉल होगा। फॉल तो होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम फॉल होगा क्योंकि उसको अफेक्ट इस चीज से कम पड़ता है, क्योंकि उसका ये मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। बट प्रोडक्शन अगर व्हीट की बात करें तो वहां पे लैंड जो है वो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। Thus, a change in the price of one factor of production will cause change in the relative profitability of different lines of production and will cause producers to shift from one line to another and thus supply of different commodities will change। ठीक है सर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर व्हीट लैंड की कीमत बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन जो व्हीट का होगा वो हैम्पर होगा, और यहाँ पे फिर लोग सोचेंगे कि जो फार्मर वगैरह होंगे वो किसी ऐसी चीज के अंदर इन्वॉल्व हो जिससे कि उनकी यहाँ पे सेविंग बढ़ सके, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि व्हीट की प्रोडक्शन वहां पे कम हो जाएगी, मतलब व्हीट की सप्लाई जो होगी वो
कम हो जाएगी। इन शॉर्ट आपको और समझाऊं कि भाई साहब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर आपका बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें भी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई किया जा रहा था उसकी सप्लाई जो होगी वो आपकी फॉल हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब सर क्या है कि अगर आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो जिसके अंदर अच्छी इनोवेशन है, अच्छी इन्वेंशंस वगैरह है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हो जिसके अंदर आप बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, बिल्कुल नई ताजी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो जब आप नई ताजी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो उससे फायदा क्या होगा कि उससे आपकी जो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की वो अच्छी होगी, आप ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर पाओगे और कंपैरेटिवली आपको वो सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की विशेषता ही यही होती है कि आपको सस्ते में अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करे, तभी उस टेक्नोलॉजी का फायदा है। ठीक है सर। तो अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करोगे, अगर आपका जिस जगह पे आप प्रोडक्शन करते हो या जिस चीज के अंदर आप डील करते हो अगर उसके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी तो उस केस में आपकी सप्लाई भी ज्यादा होगी, और अगर टेक्नोलॉजी खराब होगी तो आपकी सप्लाई भी खराब होगी। तो कुल मिला के आपको समझ में क्या आया कि सर जी यहां पर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है इसका। ठीक है सर। The supply of a particular product depends upon the state of technology also. Inventions and innovations tends to make it possible to produce more and better goods with the same resources, and thus they tend to increase the quantity supplied of the some product and to reduce the quantity supply of the product that are displaced. Obviously बात है टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीज आपकी काम की नहीं रहेगी उसकी सप्लाई आपकी कम हो जाएगी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी से आपको फायदा मिल रहा है तो उस सेंस में आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो होगी वो बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। Availability of spare production capacity and the ease with which factor substitution can be made and the cost of such substitution also determines supply। मतलब क्या हुआ कि भाई साहब आप जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि जिस फैक्टर को भी आप यूज करते थे प्रोडक्शन के लिए उसकी जगह पे आप जो भी फैक्टर यूज करोगे उसकी जगह पे अगर कोई अल्टरनेटिव आ गया जो कि आपकी टेक्नोलॉजी से काम हो सकता है, लेट्स सपोज आप लेबर के थ्रू काम करवाते थे, अब आपके उसको टेक्नोलॉजी आ गया जहां पे आपको लेबर की कम आवश्यकता है, आप उस मशीन से या उस नई टेक्नोलॉजी से कम लेबर के थ्रू भी काम कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात आप क्या देखोगे कि कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब कि लेबर के थ्रू आप काम करते थे तो कॉस्ट आता था आपका लेट्स से 100 लाख रुपीस, और अब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू काम करोगे तो आपका कॉस्ट आएगा 90 लाख रुपीस। तो अगर कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम होगा तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, सप्लाई वहां पे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 100 लाख से आपका लेट्स से 150 लाख हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उस केस में अगर आप सब्स्टिट्यूशन को चूज भी करते हो तो भी आपकी सप्लाई क्या होगी, फॉल करेगी, बिकॉज ऑफ की कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका महंगा है। ठीक है। एक चीज यहां पे और कह रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अंदर कुछ भी स्पेयर अवेलेबल है, स्पेयर अवेलेबल का मतलब क्या है कि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो लेकिन नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास वो स्पीड नहीं है प्रोडक्शन की, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। अदरवाइज आपके पास स्पेयर कैपेसिटी तो है लेकिन वो स्पीड नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है उस केस में देखा जाएगा कि अगर उस स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी भी क्या कॉस्ट आ रही है, अगर कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली बात है सप्लाई पर इफेक्ट आएगा पॉजिटिव, अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो सप्लाई पर इफेक्ट आएगा नेगेटिव। अगला इंपॉर्टेंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कि जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो अगर उसमें गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने लग जाएगी तो ऑब्वियसली बात है आपकी सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और अगर गवर्नमेंट उसके अंदर सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करेगी तो ऑब्वियसली बात है आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे बिकॉज कि गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है आपको सब्सिडी प्रोवाइड करके। तो दोनों चीजें आई यहां पे कि गवर्नमेंट अगर आपको छूट दे रही है, छूट देने का मतलब सब्सिडीज वगैरह दे रही है, मतलब आपको प्रमोट कर रही है, तो उस केस में सप्लाई बढ़ जाती है। और वही अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी है जो कि टैक्सेस वगैरह बढ़ा रही है या फिर आपको रेस्ट्रिक्शन दे रही है, मतलब आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है उस काम को करने से, तो उस केस में आपकी जो सप्लाई होगी वो आपकी फॉल कर जाती है। तो हमें देखना होता है कि पॉलिसी किस तरीके से, पॉलिसी प्रमोट के सेंस में है या पॉलिसी आपको रेस्ट्रिक्ट करने के सेंस में। अगर प्रमोट करने के सेंस में होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करने के सेंस में होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिकली घट जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड may be subject to the imposition of commodity taxes जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटीज। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, these raise the cost of production and so the quantity supplied of a good would increase only when its price in the market rises। वही चीज कह रहा है कि भाई साहब अगर टैक्सेस ज्यादा लगेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो हम सप्लाई तभी बढ़ा पाएंगे जब मार्केट में उसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो इन जनरल तो यही आप समझ सकते हो कि भाई साहब अगर टैक्स बढ़ने लगेगा तो मार्केट में कीमत इतनी जल्दी तो बढ़ती नहीं है, तो कहीं ना कहीं सेल कम होने लगती है, और सेल कम होने लगेगी तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी।
दूसरा इंपैक्ट आता है सब्सिडीज का। सब्सिडीज ऑन द अदर हैंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब आपको सब्सिडीज मिलती है, मतलब गवर्नमेंट कहती है कि आप इस एरिया में जाके प्रोडक्शन करो, आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, या फिर इस एरिया में प्रोडक्शन करो तो आपको सब्सिडाइज मटेरियल मिल जाएगा, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, आपको सब्सिडी दे रही है, तो उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, रिड्यूस होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली बात है आपको मोटिवेशन मिलेगी और आप सप्लाई को बढ़ाओगे। देन thus provide an incentive to the firm to increase supply. When government impose restrictions such as import quota on inputs, rationing of input supply etc, production tends to fall. तो कहीं कहीं वही मतलब आ रहा है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो रेस्ट्रिक्शन अगर इंपोज करेगी तो आपका प्रोडक्शन जो होगा वो गिरेगा, और अगर जो गवर्नमेंट अब आपको सब्सिडीज वगैरह देगी तो उस केस में आपका जो सप्लाई होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो वहां पे इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आता है आपके पास नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री। नेचर ऑफ कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि आप किस टाइप के कंपटीशन में डील कर रहे हो। किस टाइप में कंपटीशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपने देखोगे आगे चल के जब आप पढ़ोगे तो अलग अलग टाइप के आपके कंपटीशन होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो की बात की गई है। नंबर 1 इज कॉम्पिटिटिव मार्केट और नंबर 2 होता है आपका मोनोपोली मार्केट। अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो वहां पे आपकी सप्लाई जो होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोनोपोली। क्यों? क्योंकि सर कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है तो हर कोई अपनी अपनी वैरायटी के गुड्स को इंट्रोड्यूस करता है, तो कुल मिला के मार्केट में सप्लाई जो है वो बदलती रहती है और बढ़ती रहती है, क्योंकि कंपटीशन है वहां पे। हर कोई बेहतर प्रोडक्ट सप्लाई करने की कोशिश में लगा हुआ है और वो दिन प्रतिदिन एक नया माल लेके आ रहा है ताकि वो अपने बायर को रोक सके या बायर को और लुभा सके। ठीक है, तो कंपटीशन इसलिए कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव अगर मार्केट है तो उसके इसमें सप्लाई जो होगा वो ज्यादा होगा, और वही अगर मोनोपोली मार्केट की बात करें तो वहां पे सप्लाई जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक लौता एक राजा बैठा हुआ है, वो कहता है जी जो बेचूंगा वही बेचूंगा, खरीदना है खरीदो, नहीं तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो इसलिए वो ज्यादा फोकस नहीं होता ज्यादा सप्लाई करने में, वो अपने हिसाब से चलता है, वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलता, वो पब्लिक के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से नहीं चलता। इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द मार्केट सप्लाई विल बी मोर। और दूसरा चल जाता है आपकी साइज ऑफ द इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री अगर आपकी बड़ी है, मतलब कि फॉर्म्स उसके अंदर बहुत सारी हैं, तो उसके अंदर भी आपकी जो सप्लाई होगी वो ज्यादा होगी। बिसाइड्स एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स ईदर डोमेस्टिक और फॉरेन कॉज द इंडस्ट्री सप्लाई कर्व टू शिफ्ट राइट वर्ड। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी चीज आती है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको पता है कि अगर एंट्री होगी नए फॉर्म्स वगैरह की, अगर नए नए लोग, नए नए प्लेयर्स वगैरह आपके इंट्रोड्यूस होने लगेंगे उस मार्केट के अंदर, तो उस केस में भी आपकी जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री का जो सप्लाई कर्व होता है वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब अगेन वही चीज होती है कि आपका जो सप्लाई है वो बढ़ रहा है मार्केट के अंदर, जो आपकी इंडस्ट्री है उसके अंदर सप्लाई ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो। मतलब जो नए फॉर्म्स आ रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक नए फॉर्म्स आए चाहे वो फॉरेनर नए फॉर्म्स आए, कुल मिला के आपकी मार्केट के अंदर जो सप्लाई का कर्व होगा वो आपका इंक्रीज होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है सर, तो ये आया हमारा कि कंपटीशन कैसा है उससे फर्क पड़ता है, और हमारा मार्केट का, इंडस्ट्री का साइज कैसा है उससे फर्क पड़ता है। अगर साइज बड़ी है तो उसके इसमें सप्लाई ज्यादा होगी, और इंडस्ट्री का साइज अगर छोटा है तो उसके इसमें सप्लाई आपकी कम होगी। अदर फैक्टर्स कुछ मिसलेनियस रह जाते हैं। मिसलेनियस फैक्टर में कुछ छोटी मोटी बातें हैं, नॉर्मल रेयर सी बातें हैं। क्या कह रहा है? द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स आल्सो डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज। मतलब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है इन रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन मैटर्स, तो वो भी मैटर करता है। फर्म का गोल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज कैसी है, नेचुरल फैक्टर्स कैसा है। नेचुरल फैक्टर्स का एग्जांपल हो गया आपका वेदर, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह का फैक्टर है, उससे भी डिपेंड करता है हमारा सप्लाई बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। कुछ मैन मेड फैक्टर्स होते हैं जैसे कि वॉर हो गए, लेबर स्ट्राइक्स हो गए, कम्युनल राइट्स हो गए, इस टाइप की चीजें जो कि मैन मेड फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स से भी फर्क पड़ता है कि भाई साहब आपका शहर में, जिस शहर में आप सप्लाई करते हो उस शहर में दंगे हो रहे हैं, या फिर लेबर आपके स्ट्राइक पे बैठ गई, या फिर कोई और जंग छिड़ी पड़ी है। तो कहने का मतलब क्या है, इस टाइप की चीजों से भी आपका सप्लाई जो है वो अफेक्ट होता है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है इन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस, मतलब कि इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं या फिर रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रही हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह किस तरीके से फ्रेम की जा रही है, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं उस फर्म का अपना पर्टिकुलर गोल कैसा है, वो ज्यादा सप्लाई करने के लिए उतरी हुई है, कम मार्जिन पे काम करने को तैयार है, या फिर वो कहती है नहीं जी मार्जिन ज्यादा होगा हम बेशक कम सप्लाई करेंगे। तो द थिंग इज कि गोल किस टाइप से फर्म का, वो भी मैटर करता है कि आपका सप्लाई जो है वो कैसा होने वाला है। अब आप मोटा मोटा ये चीज समझो कि आपको जब भी कहा जाएगा कि भाई साहब बताओ फैक्टर्स क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है, तो वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला पार्ट आता है आपका प्राइस का, जो कि उसी कमोडिटी का खुद का प्राइस है, और दूसरा पार्ट आता है आपके अदर्स का। दूसरे पार्ट जो अदर्स होंगे, इसके अंदर बाकी सारी चीजें आपकी कवर होगी जो भी आपने रिमेनिंग 5 पॉइंट्स के अंदर देखा है अदर देन प्राइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है कि भाई साहब एक तो खुद का प्राइस हो गया, उसके बाद कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिसमें रिलेटेड प्राइस हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह काम आती है, कंपटीशन कैसा है, इस टाइप की बातें काम आती है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट क्रक्स है वो आपका खुद का प्राइस है।
जब हम इसकी इलास्टिसिटी की भी बात करेंगे तो वहां पे भी हम देखेंगे, जैसे कि हमने डिमांड में देखा था कि इनकम इलास्टिसिटी टाइप का भी कॉन्सेप्ट था, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी टाइप का भी कॉन्सेप्ट था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस इलास्टिसिटी ही है और प्राइस से ही उसका इफेक्ट देखना है कि प्राइस से क्या फर्क पड़ता है सप्लाई के ऊपर, प्राइस के सप्लाई की इलास्टिसिटी कैसी होती है और किस किस टाइप की हो सकती है, उसी चीज को अपने को यहाँ पे कंसीडर करना है, बाकी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं इसलिए नैरो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी जो देखी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी देखी जाएगी, प्राइस की देखी जाएगी, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यही है और इसी का इलास्टिसिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके चलना है, जो कि आपका मॉड्यूल बता रहा है। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अगले पार्ट में बात करेंगे हम लॉ के बारे में, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड देखा था वैसे ही आप लॉ ऑफ सप्लाई को भी यहाँ पे कवर करोगे, जिसको हम डील करेंगे अगले पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।